दोस्तों, आज हमारा विषय है विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर हमारा भारत बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे विज्ञान एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। साथ ही साथ यह भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा देश इस समय मना रहा है अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव यानी संकल्प है आगे बढ़ने का, संकल्प है वो अमृत है आगे बढ़ने का, जिसको लेके हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं मिलवाना चाहूंगी आपको सुशील कुमार सिंह जी से। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप विज्ञान संचारक हैं, विज्ञान में काफ़ी आपका जानकारियां हैं और आज आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सुशील जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि हमारा आज का विषय ये है विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भरता में विज्ञान की क्या भूमिका है? हमारे अमृत महोत्सव में जो हम मना रहे हैं उसमें विज्ञान का कितना योगदान जा रहा है? आप ये जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दूरदर्शन का कि इतनी अच्छा आपने ये आज का विषय रखा, और सबसे अच्छी बात है कि आज के विचार से ही हम स्टार्ट करें। अगर हम आज के विचार पे दृष्टि डालें, जो कि आपने अभी बताया हम सबको, कि विज्ञान का अगर हम उपयोग सदुपयोग सही ढंग से करें तो वो हमारे सबके जीवन में खुशहाली लाता है, और अगर हम थोड़ा भी भटके उसका दुरुपयोग करें तो परेशानियां हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे हम सुबह से लेके जब से जागते हैं और सोने तक जाते हैं, या जो भी गतिविधियां पूरे दिन करते हैं, उसमें हर जगह हर पल विज्ञान ही विज्ञान मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि अगर विज्ञान ना होता तो शायद हम मानव जीवन की कल्पना उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, और ये विज्ञान ही है कि जो हमारे देश को नित नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अब जैसे रही बात अमृत महोत्सव की, तो किसी भी देश के लिए अगर वो देश अपने जो अतीत पर गर्व नहीं करता है, अतीत की उपलब्धियों को जन जन तक नहीं पहुंचाता है, अतीत के जो उनके कारनामे हैं जो वो हर भारतीय या हर देश के नागरिक तक नहीं पहुंचाए जाते, तब तक कोई भी देश के लिए वो उचित स्थिति नहीं होती है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर इस प्रकार का एक बृहद आयोजन करें, जिसमें कि हमारे आम जन से लेके विद्यार्थी, जो नई पीढ़ी जो आज़ादी के बाद भी जो आ गई है, तो वो अपने आज़ादी के सपूतों को जाने, और कम से कम उन लोगों को भी जाने जो पर्दे के पीछे विज्ञान के रूप में, विज्ञान और नवाचार के रूप में देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सुशील जी, अच्छा यही मैं यह भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि कहा जाता है कि इतिहास का विज्ञान भी समझना जरूरी है और विज्ञान का इतिहास भी समझना जरूरी है। तो अगर हम बात करें अपने देश की और अगर खाद्य उत्पादन की बात करें, तो हमारी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि उत्पादन बहुत हो सकता है और अब हो रहा है, लेकिन पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। आप सब जानते होंगे कि पहले हमारे उत्पादन में काफ़ी मुश्किलें थीं, हम आयात भी ज़्यादा करते थे। तो ऐसा विज्ञान का क्या योगदान रहा कि चीज़ें इतनी पलट गई और हम अभी भी अपने बेहतर भविष्य को देख पा रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये आम हर भारतीय के लिए, जब तक मुझे और आपको खाना नहीं पर्याप्त रूप से मिलेगा तब तक हम देश के बारे में क्या बात कर सकती। तो हम लोगों ने वो दौर तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे माता पिता या जो बुजुर्ग हैं हमारे आपके घरों में, वो उस स्थिति को बखूबी बयान करते हैं। हम लोगों ने स्वतंत्रता के पूर्व 1943 और 42 के समय भयंकर बंगाल का अकाल देखा, जिसमें कि कितने सारे लोग हमारे चले गए थे, और इसके बाद जैसे जैसी स्थितियां बनी, हम लोगों का देश में उतना पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पा रहा था अनाज या दालों का। आपको शायद याद होगा कि जब हम लोगों ने 1962 में चीन से युद्ध हुआ, इसके बाद 1965 में जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई, और उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो हमारे देश में खाद्यान्न का उतना उत्पादन नहीं था। और जब ऐसी स्थितियां आई तो उन्होंने अपने देश के लोगों का आह्वान भी किया कि भाई आप सोमवार के दिन व्रत रहिए। इतना हमारे यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन नहीं था। ये ऐसी बातें हैं जो हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। और देखिए इसके बाद की स्थिति आप देखेंगी तो अब आपको बहुत गर्व महसूस होगा अपने देश के कृषि वैज्ञानिकों के ऊपर। एक ऐसी स्थिति थी कि हमारे देश में उतना खाद्यान्न का उत्पादन नहीं था, हम अमेरिका पर आश्रित थे,
जो यूनाइटेड नेशन एड्स के रूप में दिया जाता था, सहायता के रूप में, एक PL 480 करके एक गेहूं दिया जाता था, जैसे हमारे यहाँ अनुच्छेद करके दिया जाते हैं, ऐसी अमेरिका के संविधान में PL करके एक जो अनुच्छेद की तरह होते हैं। तो PL 480 के अंतर्गत हमारे देश में ऐसा गेहूं आता था जो वहाँ के जानवर भी खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन हम लोगों को बेमन खाना पड़ता था। लेकिन जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उस समय के थे जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया, जय जवान जय किसान, और हमारे देश के उस समय एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम स्वामीनाथन साहब, MS स्वामीनाथन साहब ने हरित क्रांति, जैसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, उसके लिए उस तत्कालीन जो उस समय कृषि मंत्री थे उनसे बात की, और पूरे देश में जो हमारे कृषि केंद्र हैं जो भारत सरकार के और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत जो अलग अलग केंद्र हैं, वहाँ के वैज्ञानिकों के साथ मिलके, और मैक्सिको में जो खोज हुई थी नॉर्मन बोरलॉग साहब की ने हरित क्रांति के रूप में, तो वहाँ से तालमेल बिठा के फिर भारत के अनुसार फसलों को उगाना शुरू किया। और आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज हमारे देश में इतना खाद्यान्न का उत्पादन होता है कि हम अमेरिका जैसे देश को खिलाने लायक तो हमारे यहाँ बर्बाद हो जाता है, चूहे खा जाते, बरसात से खराब हो जाता, हम लोग उसको भंडारण नहीं कर पाते। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन की हालांकि ये स्थिति भी अच्छी नहीं है कि बर्बादी हो रही है, लेकिन आज हम निर्यात करने की स्थिति में आ चुके हैं और बहुत अच्छा करें। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक मील का पत्थर साबित हुआ है हमारे लिए। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रक्षा अनुसंधान या अंतरिक्ष की चीजें और इससे जुड़ी हुई तकनीकें, हालांकि ये शब्द सुनने में बड़े भारी भारी लगते हैं और लगता है कि आम जनजीवन इससे नहीं जुड़ पाया है, लेकिन विज्ञान ये इस बड़े शब्दों के पीछे भी जो है हमारे आम जनजीवन तक जुड़ चुका है। तो ये तकनीकें कैसे जो है बढ़ रही हैं और कैसे इन्होंने हमारे जीवन को इफेक्ट किया है? देखिए, आपने कहा कि ये शब्द बड़े हैं, लेकिन हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। हर भारतीय, हर विद्यार्थी, हर आम व्यक्ति को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम कितने भी आत्मनिर्भर हों, कितने भी हम रिसोर्सफुल हों, कोई और देश हमारे देश पर आक्रमण करके और हमें गुलाम बना लेगा। ऐसा प्राचीन समय में हुआ है। तो अब इसके लिए रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का हमारे वैज्ञानिकों ने संकल्प लिया, और हमारे देश की जो नामी गिरामी संस्थाएं हैं, जैसे कि आपने सुना होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO कहते हैं, और ये इसका काम ही यही है कि वो ऐसे एयरक्राफ्ट डिजाइन करते हैं जो कि हल्के हों, जो कि अनआर्म्ड हों, मतलब बिना पायलट के काम करें, और उनकी इफ़िशियंसी अच्छी हो। सुदूर जो बहुत ही ऐसी जगह हैं जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता है, पहाड़ों के ऊपर, बर्फीली दुर्गम चोटियों पर, बर्फ वाले क्षेत्र पर, तो ऐसे उन्होंने एयरक्राफ्ट डिजाइन किए, जिसकी वजह से हम अपनी सीमाओं पर एक प्रकार से पता कर पा रहे हैं कि कहीं दूसरे देश के लोग तो नहीं हमारे देश पर आक्रमण करने जा रहे। रडार सिस्टम बखूबी अच्छे से डेवलप किया। इसके अलावा आपने सुना होगा हम आज दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में हैं जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हम ICBM कहते हैं, और ये अग्नि सीरीज की मिसाइल हैं, और इस समय अग्नि 5 भी टेस्टिंग हो चुकी है। तो मतलब हम अगर कहें तो हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हैं कि यहाँ से हम किसी भी और देश तक अगर कहीं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी तरफ से कदम कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा जो ये तकनीकें विकसित की गई, ये सबसे बड़ी बात है, सस्ती हैं, टिकाऊ हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों का ये खूबी है दुनिया में, हम लोग इसीलिए जाने ही जाते हैं कि हम जो चीज़ें डिजाइन करते हैं वो सस्ती और टिकाऊ होती हैं, और कहीं ना कहीं से प्रकृति हित ऐसी भी होती हैं, क्योंकि उनके द्वारा कम से कम कोई भी चीज़ डिजाइन करने में बहुत सारे कार्बन इमिशन होता है, वाटर फुटप्रिंट जनरेट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने देखा होगा सरफेस टू एयर और एक पृथ्वी मिसाइल आपने सुना होगा, वो भी हम लोगों ने डेवलप की। तेजस जैसे हल्के एयरक्राफ्ट डिजाइन किए। सुदूर एरिया में भोजन को कैसे रखा जाए फ्रीज करके, या हमारे सैनिकों तक खाना को कैसे पहुंचाया जाए,
ये DRDO ने अपने अनुसंधानों के द्वारा हमारे सैनिकों के लिए और वहाँ पर दूर दराज के एरिया में जो उनसे संबंधित अधिकारी रहते हैं उनके लिए तमाम नवाचार किए। और आज उनके इस कंट्रीब्यूशन, उनके इस पहल के अंतर्गत या उनके जो उन्होंने देश दुनिया को दिया है, हम लोग एक चैन की आज़ादी की सांस में आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। बिल्कुल सुशील जी, हम मना रहे हैं अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह। और आइए आपको अपने इतिहास के झरोखे से अपनी आज़ादी पे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो काम किया है, जिसकी वजह से आज हम अपनी स्वतंत्रता को उत्साह के साथ मनाते हैं, आइए देखते हैं इसी के ऊपर एक लघु फिल्म। शहर लखनऊ में ऐसी कई इमारतें हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं और स्वाधीनता आंदोलन के जंग की गवाह भी। लखनऊ में स्थित ऐसी ही एक इमारत है रेजिडेंसी, जो अपने अंदर समेटे हुए है अतीत की यादें। आज भी यहां मौजूद हैं क्रांति के निशान। इसका निर्माण सन 1775 में नवाब आसिफुद्दौला के शासनकाल में शुरू हुआ, जिसे सन 1800 में नवाब सआदत अली खां के द्वारा पूरा करवाया गया। 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में रेजिडेंसी का अपना ही महत्व है। 30 जून 1857 को सैयद बरकत अहमद के नेतृत्व में हिंदुस्तानियों ने इस विदेशी गढ़ पर गोलाबारी शुरू कर दी। क्रांतिकारियों ने लगभग 86 दिनों तक यहां अपना कब्जा बनाए रखा। इस दौरान तमाम अंग्रेज परिवार यहां पर कैद रहे। अपने अंदर अतीत की कई कहानियां समेटे रेजिडेंसी आज भी पर्यटकों को अपने मुंह पाश में जकड़ लेती है। इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस को क्रांतिकारियों ने 2 जुलाई सन 1857 को लड़ाई के दौरान गोली मार दी थी। रेजिडेंसी की टूटी फूटी दीवारों में आज भी तोप के गोलों और बंदूक की गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। लगभग 33 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए इस परिसर के अंदर कई अन्य ऐतिहासिक इमारतों के अवशेष भी मिलते हैं। इतिहास की कई कहानियां भी जिनसे जुड़ी हुई है। इनमें बेली गारद गेट, ट्रेजरी हाउस, म्यूजियम, बेगम की कोठी आदि प्रमुख हैं।